आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। एनटीसीए आंदोलन के पीछे पीएफआई फंडिंग की खबरें। 120 करोड़ रुपए के लेन देन के आंकड़ों को लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल। वकीलों ने किया आरोपों का खंडन, कहा हमारे खिलाफ हो रही है साजिश। मुंबई में सीए का विरोध कर रहे कुछ उपद्रवियों की गुंडागर्दी। शाहीन बाग की तरह नागपाड़ा में भी न्यूज नेशन की टीम पर हमला, कैमरा भी तोड़ा, शिकायत दर्ज। पद्मश्री दिए जाने पर अदनान सामी ने किया मोदी सरकार का शुक्रिया। न्यूज नेशन से कहा कला की नहीं होती सीमा, लेकिन पद्मश्री पर हो रही सियासत पर बात करने से इनकार। राहुल और प्रियंका पहुंचे मानवाधिकार आयोग दफ्तर। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस की कार्रवाई की शिकायत की। सोनिया गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। संबित पात्रा बोले हिटलर की सेना में थे सोनिया गांधी के पिता, कांग्रेस का हाथ है आगजनी करने वालों के साथ। बहुविवाह और हलाला के खिलाफ अर्जी का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में कहा शरिया के खिलाफ जाना सही नहीं। गंगा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए सरकार की मुहिम। बिजनौर से सीएम योगी ने किया 5 दिनों तक चलने वाली गंगा यात्रा का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी हुए शामिल। मुंबई और जयपुर के बाद पटना पहुंचा कोरोना वायरस। चीन से लौटी युवती पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती। चीन में वायरस से अब तक 80 लोगों की हो चुकी है मौत। इकतीस मार्च तक एयर इंडिया को बेचने की तैयारी। सरकार ने 100% विनिवेश को दी मंजूरी। 17 मार्च 2020 तक लगाई जा सकती है बोली। पाकिस्तान में लाहौर की अदालत में आतंकी फंडिंग के 2 आरोपियों को सिर्फ 15 दिन की कैद। जमात उद दावा के 2 आतंकियों पर टेरर फंडिंग के दोष साबित। इसी अदालत में होना है हाफिज सईद का भी फैसला। समाज सुधार की जिम्मेदारी संवैधानिक तौर पर हमारी सरकारों की है और हम सबों की है, लेकिन आज अगर मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने को आप समाज सुधार नहीं बल्कि इस्लामिक कानून में दखल अंदाजी करार दें तो इसे आप किस नजरिए से देखेंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा है कि मुसलमान मर्दों को 4 शादियां करने का अधिकार है। इसके साथ साथ निकाह हलाला करने का भी अधिकार है। इस कुप्रथा पर अगर किसी ने रोक लगाने की कोशिश की तो इस्लाम में यह दखल अंदाजी मानी जाएगी और किसी को भी यह अधिकार हिंदुस्तान में नहीं है कि इस कुप्रथा के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानून बनाने की कोशिश भी की जाए। आज सवाल यह उठने लगा है कि जहां हम महिलाओं को बराबरी के अधिकार से आगे बढ़कर महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं हमारे देश के इस्लामिक समाज के लोग, कुछ चुनिंदा लोग जानबूझकर रूढ़िवाद और कुप्रथा को बढ़ावा क्यों देना चाहते हैं? क्या ये लोग देश के साथ हैं या देश को तोड़ना चाहते हैं? क्या ये वो लोग हैं जो महिला अधिकार के नाम पर महिला अधिकार का हनन सबसे बड़े पैमाने पर करते हैं? देखिए ये रिपोर्ट। हाथों में मेहंदी, कलाइयों में चूड़ा और शादी का जोड़ा, एक ऐसी पवित्र रस्म जो हर महिला की जिंदगी का अहम मुकाम होता है। लेकिन क्या दखियानूसी सोच की दलील देकर इन महिलाओं पर अत्याचार किया जा सकता है? क्या शरीयत का हवाला देकर मुस्लिम मर्द 4-4 शादियां करते रहेंगे? क्या परंपरा की दलील देकर निकाह हलाला जैसे भयानक रिवाज की आड़ में महिलाएं कुचलती रहेंगी? ये सवाल उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उन दलीलों के बाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग है कि बहुविवाह और निकाह हलाला पर बैन लगाने की अर्जी पर सुनवाई नहीं की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि पवित्र ग्रंथों के नियमों को महिलाओं के मौलिक अधिकारों की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसने 3 तलाक का भी विरोध किया था, आज वो सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका अपनी फाइल किया है हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए।
इससे स्पष्ट है कि जब जब महिलाओं के हित की बात आएगी, जब जब जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का मामला आता है, जब जब महिलाओं के सम्मान का मामला आता है, तब तब पर्सनल लॉ बोर्ड महिलाओं के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस हलाला का समर्थन कर रहा है, उसके बारे में जानकारों का भी कहना है कि हलाला को इस्लाम में भी जायज नहीं माना गया है और इसका मौजूदा स्वरूप गलत प्रथा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। क्या है हलाला प्रथा? अगर तलाकशुदा महिला दूसरी शादी कर ले और अगर उसे फिर तलाक मिल जाए या शौहर की मौत हो जाए तो वो महिला अपने पुराने शौहर से शादी कर सकती है। लेकिन दोबारा पुराने शौहर से शादी करने की शर्तें जो हैं, वो एक महिला के मौलिक अधिकारों के बेहद खिलाफ हैं। ऐसे में सवाल है कि जो लोग हलाला और बहु विवाह का समर्थन कर रहे हैं, वो 21वीं सदी में कैसा समाज बनाना चाहते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भले ही 1997 के उस फैसले का हवाला दे रहा हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित इन परंपराओं के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसके बाद साल 2017 में इसी तरह की दलीलों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक जैसी परंपरा को मूल अधिकारों का हनन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। दकियानूसी सोच और घटिया मानसिकता का प्रतीक बन चुका है इस तरह की कुप्रथा को सार्थक बताने की कोशिश करना। दुनिया के कई इस्लामिक देश हैं जहां पर हलाला किसी भी तरीके से मान्य नहीं है, जैसे कि सऊदी अरब, यहां पर हलाला मान्य नहीं है। यूनाइटेड अरब अमीरात हलाला मान्य नहीं है। ईरान हलाला मान्य नहीं है। पाकिस्तान हलाला मान्य नहीं है। बांग्लादेश हलाला मान्य नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मोरक्को, कतर, तुर्की, ये तमाम देश हैं जहां इस्लामिक कानून चलता है और इस्लामिक आधार पर देश चल रहा है। लेकिन इन जगहों पर ना तो 4 शादियों पर कोई किसी तरह से छूट है और न ही बहुविवाह या हलाला पर छूट है। इसके बाद हिंदुस्तान में आज इस्लामिक समुदाय को भटकाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस वजह से इन दकियानूसी बातों को अपने आधार बनाकर आगे बढ़ रहा है और कोर्ट में इस पर अर्जी भी दाखिल कर रहा है? यह सब बताता है कि देश में एक तबका ऐसा है जो मुसलमानों को हमेशा पिछड़ा रखना चाहता है। सीएए का विरोध पूरे देश के कोने कोने में कई जगहों पर हो रहा है। उसके बाद जो बयान सामने आते हैं वो अपने आप में बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और वो इसलिए क्योंकि जो लोग आज इसके समर्थन में यानी कि सीए के विरोध में अपनी बातों को मुखरता से सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को सही ठहराने के लिए देशद्रोह के ऐसे बयान सामने रख रहे हैं जिसके बाद हर आम हिंदुस्तानी का खून खौल उठे। ऐसा कौन हिंदुस्तानी होगा जिस बात को बर्दाश्त करे कि हिंदुस्तान का कोई टुकड़ा कर सकता है? ऐसा कोई हिंदुस्तानी होगा जिसके सामने आप ये कहिए कि वो हिंदुस्तान को छित विचित करना चाहेगा और उसके बाद उसका कोई समर्थन करे? आप सीए के विरोध कर सकते हैं, एक कानून है, सरकार ने पारित किया है, इसका विरोध करने का अधिकार आपके पास है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आप फिर भी विरोध कर सकते हैं। लेकिन क्या आपका सीए का विरोध देश विरोध के बराबर हो जाएगा? और अगर नहीं तो फिर यह अधिकार आपको देता कौन है? पहले दिल्ली के शाहीन बाग में न्यूज नेशन के पत्रकार पर हमला, फिर मुंबई में न्यूज नेशन का कैमरा तोड़ा। मीडिया पर हमले की ये 2 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में गुंडागर्दी की जा रही है। सवाल है कि आखिर एंटी सीए आंदोलन में मीडिया पर हमले क्यों हो रहे हैं? आखिर किस सच को छिपाना चाहते हैं प्रदर्शनकारी? ऐसा सच जिसकी आड़ में चल रही है गहरी साजिश, और इस कथित आंदोलन से ऐसे चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं जिनकी जुबान से निकला एक एक शब्द मुल्क के अमन और शांति को बिगाड़ रहा है। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। 2020 तक ये
सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौम से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। इतना गुस्सा है, इतने जज्बात होते हैं, लेकिन कभी नहीं चाहते हैं कि अपना मुल्क को बचाने के लिए हमने लड़ा है, अपने गले को कटवाया है इस मुल्क को, तो हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। इन बयानों का नागरिकता कानून और सरकार के विरोध से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, क्योंकि इन बयानों में देश तोड़ने की साजिश की गंध आ रही है। ये वो गद्दार हैं जो सीएए के बहाने अपनी देश विरोधी सोच दिखा रहे हैं। इन बयानों का मकसद कुछ भी हो, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे बयान सीएए के विरोध की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां भी देशद्रोही ताकतों के खिलाफ एक्शन में हैं। जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम के खिलाफ असम, यूपी और दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। आफरीन फातिमा और फैजुल हसन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई तो जांच के बाद ही होगी, लेकिन इन जन शहरों ने पूरे नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और हर दिन ऐसे चेहरे सामने आकर देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हर वो व्यक्ति जो देश विरोधी बयान देता है, आज अपील यह होनी चाहिए पूरे सरकार और देश के सभी वासियों के सामने, ऐसे हर व्यक्ति के खिलाफ तुरंत से तुरंत मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मामला ट्राई किया जाना चाहिए। 6 महीने के भीतर सजा मुकर्रर की जानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए हर उस व्यक्ति की जो देश विरोधी बयान देकर देश को तोड़ने की बात करता है। लेकिन आज इस देश में क्या मीडिया को काम करने का भी अधिकार नहीं है? शाहीन बाग क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या पत्रकार शाहीन बाग पर जाकर कवरेज नहीं कर सकते हैं? मेरे सहयोगी दीपक चौरसिया शुक्रवार को जब वहां पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो उनके साथ हर तरह का दुर्व्यवहार किया गया। आज दीपक हमारे एक और सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ मौजूद हैं उस जगह पर जिसे हम शाहीन बाग कहते हैं, और ये रिपोर्टिंग हम आपके सामने दिखाएंगे। बताएंगे कैसे पत्रकारों को उनके काम करने से रोका जा रहा है, कैसे शाहीन बाग दरअसल अपने आप को आज हिंदुस्तान से जरा अलग ही मानने लगा है। मैं जानना चाहता हूं, मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। कोरोना वायरस का प्रकोप अब हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर आ सकता है और इसकी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 2 ऐसे लोगों की शिनाख्त हुई है जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस बहुत बड़ी समस्या बनकर पूरी दुनिया के सामने छाता जा रहा है और इसका फिलहाल कोई उपाय नहीं दिख रहा। चीन ने अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस से प्रभावित पाया है और 100 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है। यह बहुत बड़ी महामारी की शक्ल ले सकती है। इससे बचना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कोरोना वायरस का प्रकोप, चीन में कोरोना वायरस से महामारी, चीन में नो हैंडशेक। चीन में कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब तक 80 लोगों की मौत हो गई है, तो कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। चीन में तेजी से फैलते इस बीमारी से हिंदुस्तान भी अलर्ट पर है। सभी एयरपोर्ट पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। चीन से आने वाले हर शख्स की पूरी स्कैनिंग हो रही है। एयरपोर्ट पर ही जांच पड़ताल की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर सरकारें अलर्ट पर हैं, लेकिन इतने अलर्ट और जांच पड़ताल के बाद भी बिहार के पटना में एक कोरोना वायरस का संदिग्ध मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक छपरा की रहने वाली एक युवती को पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएमसीएच में भर्ती युवती चीन से लौटी है। युवती को पहले छपरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों को लड़की के बीमारी के लक्षण कोरोना वायरस से मिलते जुलते लगे। युवती को फौरन पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की एक टीम इलाज में जुटी है। NIV में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पुणे में इसका जांच होगा। जांच होने के बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि स्थिति क्या है, उसके बारे में बतला सकते हैं। उनको सिम्टम्स ऐसा लगा होगा कि इट माइट बी ए केस ऑफ कोरोना वायरस। हमारा आइसोलेशन वार्ड हमने तैयारी कर दी है, 206 नंबर, और जो है इस तरह का केस अगर सस्पेक्टेड केस आएगा तो मेरे तरफ से पूरी तैयारी है। पटना ही नहीं बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये युवक भी चीन से लौटा है और इसके बीमारी के लक्षण भी कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं। युवक का इलाज जयपुर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। हिंदुस्तान में जहां कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है, तो वहीं चीन में भी भारतीय दूतावास पूरे एक्शन मोड में। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा था कि अब तक चीन में कोई भी भारतीय कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित नहीं हुआ है। चीन में भारतीय दूतावास वहां रह रहे सभी भारतीयों से संपर्क में है। वुहान और हुबेई प्रांत से भी लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं।
लेकिन चीन को इस वायरस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इससे निपटने के लिए चीन सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।